गाइस, भाई कैसे हमारे प्यारे बच्चे। आज आप लोगों के लिए है धातु और धातुओं का वन शॉट रिवीजन। एक ही बारी में अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो हर किसी बच्चे को एक बारी बहुत ही बेहतरीन सा गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। तो भाई अपन ने अम्ल, क्षार और लवण का वन शॉट रिवीजन कर लिया था। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी लेक्चर्स ढूंढ रहे होंगे, तो बेटा लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बेसिकली अभी मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वन शॉट रिवीजन। एक बार ही हो गया तो आप लोगों को चीजें पहले से पता रहेगी, नोट्स बनाने में आसानी होगी, और जब डिटेल लेक्चर आपको मिलेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा हो ही जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। हम अब तक क्या सीखे हैं, क्या जानते हैं बेटा। वैसे तो आप कक्षा 6वीं से धातु अधातु पढ़ते आ रहे हो। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में बड़े खुश थे कि स्कूल नहीं जाना पड़ता मैम, हम तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए मुबारक हो, आपको फिर से वही चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहली बात करते हैं, जब 6वीं कक्षा में हमने पढ़ा था धातु के बारे में, तो हमें सिर्फ बताया गया था कि यार जो धातु होती है ना थोड़ी सी कठोर होती है, दिखने में शाइन करती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। 7वीं कक्षा में जिक्र नहीं हुआ था। फिर 8वीं कक्षा में बताया गया कि धातु अधातु क्या होती है, और बिलीव मी वहां पे पूरा बेसिक जो आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ने वाले हो उसका ऊपरी वहां पर पूरा पढ़ाया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 8 नहीं पढ़ी है, जो कि मुझे उम्मीद है कि किसी ने नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि आपको तो अभी पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया है या पिछला लेक्चर में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है वो भी याद नहीं होगा, तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि क्लास 8 में क्या पढ़ाया था। सो हम लोग शुरू से ही शुरू करेंगे, है ना। तो एक चमक और कठोरता के अलावा धातुओं में बहुत से अलग अलग गुण होते हैं। तो अगर आपको मैं बहुत सारी चीजें साथ में दे दूं और बोलूं यार पहचानो कौन, तो तुम क्या पहचान पाओगे कौन सी धातु है और कौन सी अधातु। सो वही हम लोग गैस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ डायग्राम्स के साथ में। तो भाई सबसे पहला डायग्राम मेरे पास में दिख रहा है, इसमें कुछ कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें दी गई हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और दूसरी साइड में हमारे पास में है कार्बन, डायमंड, सल्फर एंड फास्फोरस। जो अभी हम बात कर रहे थे कि धातुओं को देखने में फील होता है कि यार वो दूर से देखने में हमें चमकीली दिखाई पड़ती है, तो क्या किसी धातु में आपको चमक दिखाई पड़ रही है? जैसे कि यहाँ पर ये जो लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है, तो आप देख सकते हो कि इनमें रिफ्लेक्शन होता है प्रॉपर तरीके से, तो इनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है, चमकीली सी होती है, जो आप लोग देख सकते हो। ये ऑटोमेटिकली हल्का फुल्का जो चमक होता है ना मेटल्स में होता है, ठीक है। बट अधातुओं में आप कोयले को देखो, कार्बन सबने देखा है बेटा, कोयला एक कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा हुआ है, तो क्या वो आपको चमकीला दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। क्या ग्रेफाइट मुलायम होता है क्या बाकी हमारी धातुओं से? ग्रेफाइट थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना। कोयला कैसा होता है? कोयला कठोर होता है? नहीं। आप उसको बिल्कुल कोयले को ऐसे दबाइए, वो आसानी से दब जाता है। मतलब दब जाने का मतलब होता है कि जब आप उसको मसलोगे तो आसानी से वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन धातुओं के साथ में ऐसा सीन नहीं होता, थोड़ी सी कठोर होती है, तुम ठोकोगे पीटोगे तब भी ये टूटेगी पुटेगी नहीं। अब उनके बारे में हम जानते हैं, ये भौतिक गुण कहलाते हैं, तो इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, पर समझते हैं कि धातु अधातु होती क्या है और कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहली चीज आती है ऊपरी बनावट, ऊपरी गुण। ऊपरी गुण का मतलब ये है, एक सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं अपनी हर क्लास में देती हूँ जब भी गुणों के बारे में बात होती है। तो पहला उदाहरण वो ये है कि मान लीजिए आपके मामा, मौसी, भाई बहन जो भी है बड़े, उनकी शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं या फिर लड़का देखने जाते हैं। तो लड़के और लड़की की पूरी कुंडली निकाल ली जाती है ना, बोलते हैं, देखते हैं कि यार कब पैदा हुए थे, है ना, कब कितना पढ़ाई करा है, कितना होशियार है लड़का, कितनी होशियार है लड़की, कद काठी क्या है, ऊंचाई क्या है ना। कंपैरिजन करते हैं लड़के और लड़की को, है ना, रंग मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, काम धंधे करने आते हैं कि नहीं ये सब देखते हैं, लड़कों का पैसा देखते हैं कि भाई कमाता वमाता है कि नहीं है। तो ये सब क्या करते हैं, ऊपरी ऊपरी चीजें देखते हैं, लेकिन वो अंदर से लड़का या लड़की कैसी है आपको नहीं पता।
वो कब पता चलता है? जब आप लंबे समय तक साथ में रहते हो, लड़का लड़की आपस में साथ में रहते हैं, पूरे फैमिली में रहते हैं, तब पता चलता है कि वो लड़का जो आपने आपकी दीदी के लिए, मौसी के लिए या किसी अपनी बेटी के लिए जो लड़का या लड़की पसंद करी है वो सही है या नहीं। वो कब पता चलता है? काफी लंबे समय के बाद, 1-2 साल बाद, कई बार 6 महीनों में। तो वहां पे असली गुण निकल कर आते हैं। तो बेटा ये जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? आंतरिक होते हैं। तो एक होते हैं रासायनिक गुण और दूसरे होते हैं हमारे पास में भौतिक गुण। तो अब एक एक करके हम लोग इनको जानेंगे। अब सबसे पहले एक सबसे प्यारी सी स्टेटमेंट है, धातु होती क्या है? तो वैज्ञानिक भाषा में धातुओं को क्या कहा जाता है? तो धातु आप लोगों को बता दूं, आवर्त सारणी के जितने भी आप ये लाल रंग देख रहे हो, ये सभी की सभी धातुएं हैं। हाँ जी, आप सभी जो ये धातुएं देख रहे हो बेटा, ये पूरी लाल रंग में जितनी आपको दिखाई पड़ रही है, लाल रंग वाली, ये पूरी की पूरी धातुएं हैं। तो इतनी सारी धातुएं हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं। तो उसके बाद में कुछ अधातुएं भी होती है, जैसे कि ये नीले रंग में आप लोग जो देख रहे हो, ये सारी की सारी अधातुएं हैं, जिनमें से कुछ कुछ को आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे धातुओं में आपको लिथियम पता है, बेरियम पता है, सोडियम पता है, मैग्नीशियम पता है, आपको पोटेशियम पता है, सीजियम पता है, सब कुछ पता है इधर, है ना। आयरन, गोल्ड, लोहा, कॉपर, क्रोमियम, सब कुछ पता है आप लोगों को इसके बारे में। और इधर आप लोग जानते हो क्लोरीन को, फास्फोरस को, सल्फर को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, सब जानते हैं, नाइट्रोजन को। तो ये हमारे पास में क्या है? ये सभी की सभी अधातुएं हैं, ठीक है। और फिर आप जो पीले रंग में देख रहे हो, ये ऐसे हमारे पास में पदार्थ है, ऐसे तत्व है जो कि दोनों की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि आप देख सकते हो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक। तो ये सभी किस प्रकार के हमारे पास में तत्व है? जो कि थोड़े से गुण धातुओं वाले और थोड़े से गुण अधातुओं वाले। ये बीच वाले मेटल्स हैं, ये बीच वाले है ना, बिल्कुल ये बीच वाले हैं, उसको बोलते हैं उपधातुएं, ठीक है। तो ये धातुएं, ये उपधातु और ये अधातु। अब हम लोग समझते हैं कि धातुओं को परिभाषा के रूप में कैसे तुम समझा सकते हो। यार हमने बाकी सब चीजें तो देख ली कि यार दिखने में मस्त होते हैं, चमकीले होते हैं, धातु कहलाते हैं, ठोकने में हमको आवाज सुनाई आती है टन 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 की, तो वो धातु है। लेकिन एग्जैक्टली अगर कोई केमिकल वाला टीचर या बेटा जो केमिस्ट्री वाला टीचर है, वो आपको धातु कैसे पढ़ाएगा? अब तक जो बताया वो बिल्कुल बच्चों वाली चीज थी। अब हम लोग जानेंगे कि बड़े लोग धातु अधातु को किस प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा बचपन से एक चीज तो तुम लोगों ने बिल्कुल पढ़ी है, और वो ये है कि हमारे पास में परमाणु के बारे में सबको जानकारी है, ऊपरी ऊपरी जानकारी हर किसी को है। तो जैसे मान लीजिए कोई धातु है, तो बेटा धातु परमाणुओं की एक खास बात ये होती है कि धातु आसानी से धनायन बनाते हैं, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और क्या बना देते हैं? धनायन बना देते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे आप सभी लोगों ने देखा है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। यानी कि इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको कक्षा के रूप में, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को भरूं तो कैसे होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होगा इसका? 2, 8 और यहां पर हमारे पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास में अगर मैं इसका परमाणु बनाऊं तो ये मान लीजिए सोडियम का परमाणु है। तो सोडियम के परमाणु में ये प्रथम कक्षा है ना, ये प्रथम कक्षा, ये वाली दूसरी कक्षा और ये वाली इसकी तीसरी कक्षा। तो परमाणु अभिविन्यास, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कैसे होता है? वो होता है हमारे पास में कुछ इस प्रकार से 2, 8, 18, 18, 32 करके ऐसा होता है, या फिर 2, 8, 8 की कोटि का होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 होने चाहिए, या 18, मतलब दूसरी कक्षा में 8 ही होने चाहिए, तीसरी कक्षा में 18
या 8 चलेगा और चौथी कक्षा में भी 18। तो बेटा ये क्या होता है, ये हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं संतुलित करने के लिए, है ना, किसी भी परमाणु को स्थायी बनाने के लिए। स्थायी का मतलब है कि वो आराम से रहे, शांतिपूर्वक रहे, किसी से कोई अभिक्रिया ना करे, तो उसके लिए परमाणु को स्थायी होना जरूरी होता है। अगर परमाणु स्थायी है जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, है ना, तो वो कुछ रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे उसके लिए परमाणु के अंदर जो परमाणु की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बना देते हैं भाई, पहली वाली कक्षा में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई सोडियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 है क्या, तो दूसरी कक्षा में कितने बनाएंगे हम, 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बचा कितना, बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि कहां पे जाएगा, आखिरी वाली कक्षा में। अब होता क्या है बेटा, मैंने बोला कि मेरे पास में 2 8 18 ये वाला जो सीन है उसी में मेरा जो भी एटम होता है, परमाणु होता है, वो स्थायी होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन कर लेता है। तो यहां पर देखो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई जितनी भी धातुएं होती है ना, इनके आखिरी के कक्षाओं में 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं, जिसके कारण इनमें एक गुण आता है बहुत ही जल्दी से रिएक्शन करने का। और तुमने सुना भी है कि सोडियम पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। रीजन, उनके आखिरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण जल्दी से प्राप्त करते हैं, है ना। अगर तुम बस में खड़े हो और मान लो बस में बहुत भीड़ है और तुम बड़े ही टेढ़े मेढ़े अजीब से खड़े हो, तो तुम क्या कोशिश करोगे कि यार मैं ऐसे खड़े रहूं कि हिलू डिलू ना, मस्त एकदम से। तो यही काम सोडियम भी करता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या करते हैं ना कि अपनी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा परेशानी होता है कि यार 1 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। तभी तो सोडियम, तुमने सुना होगा, सोडियम ऑक्सीजन से खटाक से रिएक्शन करता है, पानी से खटाक से रिएक्शन करता है। रीजन सिंपल सा है, ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो क्या होता है बेटा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब ये बाहर निकाल देते हैं तो इनके पास में आखिरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो यहाँ पे सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम बोल देते हैं कि सोडियम पे अब क्या हो गया है, प्लस चार्ज आ गया है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या हो गया हमारे पास में, सोडियम क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना लेता है। क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करके, यानी धातुएं जो है वो क्या करती है, सरलता से धनायन बना लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर देते, छोड़ देते, बड़े जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास से भगा देते। क्यों, क्योंकि आखिरी कक्षा में 1 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो फिर अधातुएं क्या होती है भाई, अब यहाँ पे अधातुएं बिल्कुल उल्टी होती है। ये क्या है बेटा, ये है हमारे पास में अधातु। तो अधातुओं का काम क्या होता है कि ये अब जो धातुओं ने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे उनसे लेकर के खटाक से बॉन्ड बना लेती है जी। अब इनका काम क्या होता है, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में सबको पता है, क्लोरीन यानी कि Cl। तो Cl का परमाणु क्रमांक है 17। ये क्या है बेटा, 17 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास में क्लोरीन की जो अष्टक है कैसे भरेंगे भाई, तो ये भरते हैं 2 8 2 8 10 हो गया, बच गया कितना, 7 बच गए हमारे पास में। तो ये हो गया हमारे पास में क्लोरीन के अष्टक। चलो बनाओ परमाणु। तो ये हमारा क्लोरीन है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये दूसरी कक्षा अच्छे से नहीं बनी, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, और ये तीसरी कक्षा हो गई। तो आप जरा सभी बच्चे ध्यान से देखो, हमारे सभी बच्चे लोग ध्यान से देखो। पहली कक्षा में यानी कि इस वाली प्रथम कक्षा में, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम कक्षा, प्रथम कक्षा। ये वाली जो है वो कौन सी है, दूसरी कक्षा। और ये तुम आखिरी में जो देख रहे हो बेटा, इसको नाम दे दो तीसरी कक्षा। तो अब क्या होगा तुम्हारे पास में,
क्लोरीन के पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये हो गया हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर दूसरी वाली में 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, और आखिरी में कितने हैं 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर एक की कमी है। यहां पर कितनों की कमी है बेटा? यहां पर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अरे देखो जी, यहां पर क्या है? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन क्या कर सकता है? आसानी से किसी का भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो क्लोरीन बहुत ही आसानी से रिएक्शन करके बहुत जल्दी से किसी का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास में छीन सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आने की क्षमता रखता है ये। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग ये बोलते हैं कि क्लोरीन के ऊपर एक ऋणायन होता है। तो ये क्या करते हैं बेटा? ऋणायन बना लेते हैं। तो अधातुओं का गुण होता है, चाहे अधातु कोई भी हो, चाहे तुम लोग यहाँ पर देखो अधातु देख रहे हो बेटा, अगर मैं आखिरी वाले वर्ग को छोड़ दूं, अगर मैं इनको छोड़ देती हूं, मैं इनको छोड़ दूं, अगर मैं इनको छोड़ दूं, तो लगभग ये सभी धातुएं जो है बेटा क्या करती है? ऋणायन बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अधातुएं और धातुएं दोनों अलग हैं। उपधातुओं को आप क्या कक्षा 12वीं में बहुत डिटेल में जानोगे, तो इसके बारे में अभी दिमाग मत खर्च करना, बस अभी बेसिक इतना जान लो। अब इनके भौतिक गुणधर्म भी होते हैं, कुछ कुछ भौतिक गुणधर्म, यानी कि अब मैंने बताया था ना ऊपर से देख देख के कि कितना पढ़ा है, कितना पढ़ाई नहीं किया है, व्यवहार कैसा है, बड़ों से बात अच्छे से करते हैं कि नहीं करते हैं विवाह में। तो भाई वैसे ही अब क्या करेंगे, हम इनके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्म बहुत सिंपल से है बेटा, वही चीज जो तुमको दिख रही है वही तुमको लेना है, तुमको कोई रिएक्शन नहीं करवानी। बिना रिएक्शन वाली जितनी भी तुम्हें दिखाई पड़ रही है वो उसके पूरे भौतिक गुणधर्म। अगर कहीं पे अभिक्रिया होती है तो वो उसके रासायनिक गुणधर्म। अभिक्रिया नहीं हो रही है और फिर हम पता लगा रहे हैं तो बेटा उसको बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। सिंपल सिंपल ना, कोई भी टफ चीज नहीं है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणधर्म की, वो भी किसके? धातुओं की। तो सबसे पहली चीज तो हमको पता चल गई, और वो क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हम सभी लोगों ने देखा बेटा। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद रखना बेटा, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर कोई बच्चा इसको देखे समझ जाना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, e⁻⁻, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हमारे पास में, उसमें हमेशा क्या होता है? अंत में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही शेष बचते हैं। इनको वो क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, और इन्हें त्याग करके यह स्थायी रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? अपने आप को स्थायी बना लेते हैं, और स्थायी बनाने के कारण ही ये आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। तो आखिरी कक्षा के जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको त्याग करके क्या कर देते हैं? अपने आप को स्थायी बना देते हैं। इसीलिए सभी धातुएं, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, है ना, चाहे वो मैग्नीशियम हो, ठीक है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो बेटा, इन सभी पे तुम नोटिस करना इनकी पावर में प्लस प्लस 2 प्लस 3 प्लस। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे उसके ऊपर 2 प्लस, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे उसके ऊपर 3 प्लस, जिसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा उसके ऊपर 1 प्लस होता है। दैट्स इट, सिंपल चीज है। ठीक है, तो ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इस तरीके से ये धातुएं जो होती है इनका पहला सबसे भौतिक गुणधर्म है, और वो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1, 2, 3 करके ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं। तो ये उनको इजीली बाहर भेज देते हैं ना, बोलते हैं तुम हमारे घर के नहीं हो, तुम्हारे कारण हमारे घर में कलेश हो रहा है, तुम जाओ यहां से। तो ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यही चीज होगी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 11, 12, 13 है। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं आपको ये बात पता है ना, जितना परमाणु संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? जितनी परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, 2, 3, और ये क्या करते हैं? ये अपनी आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। सिंपल, क्योंकि वो 1, 2 इलेक्ट्रॉन का करेंगे क्या, है ना।
सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब बेटा इसको तुम ऐसे भी समझो कि धातुएं ही क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधातुएं क्यों नहीं मतलब त्यागती। अरे सिंपल सी बात है, इनके पास में ये अमीर लोग हैं, ये जो है ना सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, बेटा ये बहुत अमीर लोग हैं, इनके पास में ना क्या एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पैसों के रूप में बचे हुए हैं। तो अमीरों के 2-3 इलेक्ट्रॉन चले भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या करते हैं, अधातुएं बेचारी गरीब होती है उनको दान दे देते हैं, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो बेटा यही चीज जो मैंने तुमको बताई वो हमारे पास में मैंने लिखी हुई है कि इनके 12वीं कक्षा में 1-2-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिए हैं, तो इसीलिए तत्व को हम लोग धातु कहते हैं। दूसरा विद्युत धनात्मकता, वही चीज बेटा मैंने क्या बताया तुमको कि ये हमेशा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो जब भी कोई पदार्थ कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस पे क्या होती है बेटा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, परंतु कमी तो होती है परंतु परमाणु स्थायी हो जाता है, परमाणु स्थायी बन जाता है, ठीक है। और इसी रीजन से वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो उनके अब आखिरी कक्षा में सिर्फ कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और यहां पे देखो 8 मतलब कि स्थायी कक्षा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे फिर, है ना, दैट्स इट। तो भाई यही हमारे पास में लिखा हुआ है। तो विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, इनके पास में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खोकर अपने निकटतम अक्रिय गैस भांति स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा तो तुम लोग सब जानते हैं और वो है आघात वर्धनीयता। अब ये मत बोलना क्या होता है बेटा, आघात करना, आघात करने पर क्या होगा, आघात वर्धनीयता मतलब कि आघात करने पर आघात को सह लेना, आघात करने पर आघात को सह लेने वाली क्या होती है, धातु होती है। ये आघात करने पर आघात को सह लेती है, को सह लेती है। कैसे, जैसे तुमने लोहे को ठोकना चालू करो, तुम देखना तुम ठोकते जाओगे ठोकते जाओगे ठोकोगे, वो ठोक ठोक के बेटा पतला पतला बदल जाएगा, लेकिन वो कभी भी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। इसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता, कितना सहन कर सकता है किसी आघात को। तो बेटा जब भी तुम किसी भी धातु को ठोकोगे पीटोगे तो ठोक ठोक के पीट पीट के क्या हो जाता है, उसका पूरा का पूरा चादर बन जाता है। तो इस गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता, यानी कि आघात करने पर धातुएं चादर में बदल जाती है, धातुएं चादर में बदल जाती है, ठीक है। परिभाषा ऊपर लिखी हुई है, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं है। धातुएं कैसी होती है, आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें हथौड़ों से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। सोना चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीयता उनके पास में रखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ये बांध कर रखते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास में आघात वर्धनीयता की बात भी अब तुमको क्लियर हो गई कि धातुएं जो होती है वो कैसी होती है, आघात वर्धनीय होती है। कैसी होती है धातुएं, वो होती है आघात वर्धनीय। क्लियर, चलिए अब आती है दूसरी चीज, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तानना। अपनी साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो भाई तन्यता का मतलब होता है इसको तानना। अरे भाई अपनी लोकल भाषा में तानना का मतलब क्या होता है, खींचो भाई खींचो, कितना खींच सकते हो। तो क्या होता है बेटा, तन्यता का मतलब होता है कि अगर तुम किसी धातु के टुकड़े को तानना चालू करते हो, है ना, अगर किसी धातु के टुकड़े को तुम तानना चालू करते हो तो तुम खींचो उसको, खींचो खींचो कितना भी खींचो, खींचो कितना भी खींचो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो खींच करके तार के रूप में बदल जाता है। तो तन्यता यानी कि धातु के टुकड़े को, धातुओं को खींचकर उनके तार बन जाते हैं। अरे भाई किसी चीज को खींचोगे, जैसे मान लो तुम्हारे हाथों में ना मैंने चाशनी दे दी एकदम सूखी सूखी सी, है ना, मान लो तुम्हारे हाथों में मैंने चाशनी दे दी सूखी सूखी सी, और मैंने बोला कि चाशनी को पकड़ो और खींचो, तो तुम देखना चाशनी खींचोगे तो चाशनी खींचते 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 उसके तार बन जाते, पतले पतले से बनते कि नहीं। अभी गुलाब जामुन
बनाओगे मम्मी के साथ में बैठ करके। मम्मी से पूछना, मम्मी चाशनी को खींचने पर क्या बनता है, मम्मी बोलेंगी देखना चाशनी के तार बनते हैं। मम्मी क्या करेंगी, मम्मी ऐसे दिखाएंगी और ये चाशनी के 3 तार निकले, तो वो खींचने पे क्या बन जाता है, तार बन जाता है। तो जैसे तुम देख रहे हो कॉपर का तार, एल्यूमिनियम का तार, लोहे का तार, तो ये तार कैसे बनते हैं बेटा, धातुओं को खींच खींच कर बनाते हैं, यानी कि ठोकने पे टूटेगी नहीं, खींचने पे तार बन जाती है, बात ही खत्म। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि लाइक हमारे पास में लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार बना सकते हैं, मतलब तुम इतना लंबा खींच सकते हो इसको। ठीक है, उसी प्रकार से 100 मिलीग्राम सिल्वर को तुम 200 मीटर के लंबाई के तार में खींच सकते हो। देख लो बेटा कि कितना अधिक खींचा जा सकता है। ठीक है, वही क्या है, तन्यता है, और इसको खींच खींच के तार के रूप में बदल दिया जाता है। फिर बारी आती है चालकता। तो भाई धातुएं सुचालक होती है, सिंपल से एक लॉजिक है बेटा, सभी धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो भाई इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है बेटा। सुचालक का मतलब होता है कि अपने में से होकर के प्रवाहित होने देना। जैसे तुमने देखा होगा कि मम्मी लोग खाना बनाती है तो कभी भी जब कोई स्टील की थाली को ढक देती है तो तुम देखना वो स्टील की थाली कितने जल्दी गर्म हो जाती है। क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ ना तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो कपड़े से पकड़ना पड़ता है फिर वो थाली को, तो दिमाग खराब हो जाता है। कई बार तो मैंने अपना हाथ भी जला लिया। पर तुम लोग एक बार ट्राई करना, एक बार पानी उबालने रखना है ना, क्या करना, आग के ऊपर पानी उबालने रखना और उबलने देना, उस पर ढक देना ढक्कन, वो भी किसका, स्टील का, लकड़ी का नहीं, काय का, स्टील का। तुम देखना जैसे ही तुम हटाओगे ना तुम्हारे को बहुत तेजी से चटका लगेगा और बोलोगे मम्मी, तो वो जो बेटा चीज है ना वो तुम्हें गर्म लगी। क्यों गर्म लगी, क्योंकि धातुओं में ये गुण है कि वो आसानी से क्या करती है, ऊष्मा को जाने देती है, अपने में से बहती है बढ़िया से ऊष्मा। सेम टू सेम तुम्हारे पास में कोई भी, मान लीजिए तुमने कोई बच्चा शरारती है, उसने क्या किया कि लोहे के लकड़ी से, लोहे का जो डंडा होता है, लोहे के डंडे से स्विच के साथ में कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, विद्युत के तार के साथ में कोई हिला डुला कर रहे हैं, है ना। पता चला तुम्हारे खंबे पे बगल में, तुम्हारे घर के बगल में खंबा है और किसी ने बोला जाओ बेटा तुम देख कर आओ जरा खंबे के बगल में कि उसमें लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई गया होशियार बच्चा, लोहे की डंडे से देखा कि आ रही है कि नहीं आ रही है और वो डंडा लगाया और वो वही गया जयराम जी की। तो इसको बोलते हैं विद्युत का चालक। इसलिए तुम्हारे घर वाले तुमको मना करते हैं कि तुम्हारे जो घर के स्विच होते हैं उसमें पेन मत घुसाओ, पेंसिल तो बिल्कुल भी मत घुसाना, क्योंकि पेंसिल में बेटा ग्रेफाइट होता है और वो विद्युत का सुचालक है। सो बेटा इसीलिए कहा जाता है कि धातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। तो यहीं से तुम्हारे दिमाग में आ गया बेटा कि सबसे बता देती हूँ, धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। सिल्वर ऊर्जा और विद्युत की सबसे बेस्ट चालक है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। और सीसा सबसे कम, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण हमारे रसोई घर में जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग किया जाता है। अब घर में देखो, लकड़ी के बर्तन यूज नहीं कर सकते, मट्टी के बर्तन यूज करते हैं, लेकिन मट्टी के बर्तनों में खाना बनने में टाइम लगता है। एल्यूमिनियम के बर्तन, तांबे के बर्तन, लोहे के बर्तन में तुम्हारी आग नीचे से गर्म करते रहती है और जो भी अंदर खाना होता है वो भी धीरे 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 गर्म होते रहता है और वो पक जाता है, सिंपल। अब और भी गुण है जैसे कि चमक, भाई धातुएं चमकती है, जैसे धातु की सतह विशिष्ट चमक वाली होती, जैसे धातुई चमक या मैटेलिक लस्टर भी कहते हैं। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की सतह जो है सफेद, सोने की पीली, तांबे की जो है लाल टाइप की दिखाई पड़ती है। कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती है, यानी कि ठोकने पीटने पे तुमने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की तरह एक समान नहीं होती, यानी कि सभी धातुएं अलग अलग कठोर होती है। जैसे कि तुम देख लीजिए, तुम सोने को उठाना तो तुमने सुना होगा कि शुद्ध सोना है हल्का सा मुलायम सा होता है ना, तुमने ये सुना होगा 24 कैरेट
शुद्ध सोना हल्का सा मुलायम होता है। तो वो मुलायम क्यों है? क्योंकि उनकी कठोरता अलग अलग होती है, टोटली डिपेंड करती है। और तुमने ये भी सुना होगा सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लोहा, कॉपर इत्यादि जो है बेटा, इनको तुम नहीं काट सकते चाकू से, परंतु सोडियम पोटेशियम धातुएं कठोर नहीं है, वो मुलायम होती है, ठीक है। यानी कि हर किसी धातु की कठोरता अलग अलग होती है। सोडियम है तो अलग होगी, लोहा है तो अलग होगी, कॉपर जो है उसकी कठोरता अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी धातु है, तो हर किसी धातु के लिए कठोरता अलग अलग होती है। और सोडियम पोटेशियम धातुओं को चाकू से काट सकते हैं, याद रखना बेटा इसको, ठीक है। लेकिन लोहा, कॉपर इत्यादि की कठोरता बहुत ज्यादा होती है, इन्हें चाकू से काटना तो संभव नहीं होता, और ना ही तुम कुल्हाड़ी से काट सकते हो, ठीक है। अब बात करते ध्वनि। तो जब भी तुम किसी धातु को ठोकोगे तो ठोकने पीटने पे तुम्हें टन 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 आवाज आती है, और तुम समझ जाओगे कि ये धातु होती है। तो ये एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे धातुई ध्वनि या ध्वनिकता भी कहा जाता है। और फिर तीसरी सबसे जो लास्ट अवस्था है हमारे पास में, कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है। रिमेंबर दिस वन थिंग, कमरे के ताप पर, यानी कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है, जो हम लोग जिस रूम में बैठे हुए, आप लोग जिस रूम में बैठे हुए हो, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, सामान्य कमरे के तापमान पर धातुएं ठोस अवस्था में होती है, सिवाय पारे के। बस जो पारा होता है ना, सिर्फ पारा जो है वो अकेला ऐसा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड रूप में होता है, यानी कि वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहां तक क्लियर? तो ये थी किसकी? धातुओं की भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण तो बहुत ही इजी है, बस उल्टे। अधातुओं में ना तो चमक होती है, ना ही ठोकने पीटने पे तुम चादर बना सकते हो, ना ही ये सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। ये विद्युत और ऊर्जा के, उष्मा के कुचालक होते हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई भौतिक अवस्था कैसी होती है बेटा? भौतिक अवस्था जनरली सामान्य ताप पर ब्रोमीन को छोड़ करके बाकी जो अधातुएं है, जैसे कि आप लोगों ने देखा सल्फर, फास्फोरस, ये ठोस है, और कुछ बची कुची जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, आपका क्लोरीन है, ये सभी गैस के रूप में होती है। तो अधातुएं जनरली ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है, गैस रूप में पाई जाती है। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आयोडीन के रूप में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि गैसीय अवस्था में होती है। भंगुरता, ये बेटा आघात वर्धनीयता का अपोजिट है। ये क्या है? इसका मतलब होता है कि ठोकने पर बिखर जाना। बिखर जाने का मतलब होता है कि तुमने जैसे ही किसी अधातु को ठोका, जैसे तुम्हारे हाथ में कोयला है, तो कोयले को तुम जैसे ही ठोकोगे ना, ठोकने पे पूरा कोयला जो है वो बिखर जाता है, वो पूरा कोयला क्या होगा? बिखर जाएगा, उसकी चादर नहीं बनती। तो ये अपोजिट है किसका? आघात वर्धनीयता का। अगर धातुएं आघात वर्धनीय हैं तो अधातुएं भंगुर होती है। तो अधातुएं प्रायः भंगुर होती है, जिनसे चादरें और तार नहीं बन सकते, यानी कि ना ही तार बना पाओगे और ना ही चादर। अतः इन्हें आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों ही नहीं होती। हथौड़े से पीटने पर या खींचने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं चमक। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, नो शाइन, ठीक है। लेकिन सिर्फ बेटा ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दो तत्व, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों चमकीले होते हैं। देखो होता क्या है ना कि हर क्लास में तुमने देखा होगा, अगर होशियार बच्चे हैं तो एक दो नालायक बच्चे होते ही है, परेशान करने वाले, है ना। तो सेम टू सेम हमारे पास में अगर कोई अधातु है तो एक दो ऐसा होगा ही जो उसके नियमों का पालन नहीं करता। तो यहाँ पे लिखी है चमक, तो हम लोग सीख रहे हैं कि यार अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट और ये जो आयोडीन है ये बोले कि नहीं, हम में तो चमक है, हम चमकीले हैं। सो बेसिकली यही सीन है, ठीक है। फिर उष्मा और विद्युत के ये कुचालक होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, जैसे कि तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों, तुम्हारी ऑक्सीजन गैस कुचालक होती है, उसमें विद्युत धारा या फिर कोई भी प्रकार का जो हमारा उष्मा होती है वो फ्लो नहीं होती। तुम खुद देखो, हमारे आसपास वायु भरी हुई है, सब लोग देख सकते हो हमारे आसपास क्या है? वायु है। तो वायु में तुमने एक बात नोटिस करा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी हमारे पास में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस है। तो भाई इसमें ज्यादातर मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? अधातु। तो अगर ये धातु होती
तो भाई विद्युत धारा प्रवाहित होती। पर ये अधातु है तो क्या जो खुले में लटके हुए वायर्स है उनसे करंट आप तक पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती। दैट मीन्स कि अधातुएं जो होती है विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही कुचालक होती हैं। पर बस ग्रेफाइट जो है ये उल्टा काम करता है, ये बोलेगा कि नहीं मैं तो उल्टा काम करूंगा, मैं चमकूंगा भी, है ना, और बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूं, विद्युत धारा को प्रवाहक भी कर सकता हूं। इसके अलावा बेटा हीरा जो कि कार्बन का अपर रूप है वो भी चमकता है प्रकाश की उपस्थिति। अब बात करते हैं कठोरता, तो कठोर भी होती है, नॉर्मल भी होती है। अधातुएं मुलायम होती है रादर देन धातुएं, ठीक है। उदाहरण के लिए सल्फर फास्फोरस मुलायम होते हैं, जबकि कार्बन का एक अपर रूप है हीरा। हीरा जो है बहुत प्रकृति की सबसे कठोर धातु है। वैसे मैं आपको बता दूं कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि बहुत काम का है। आगे आपको कक्षा 12वीं में और इंजीनियरिंग में अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि कार्बन जो है वो बहुत ही गजब का तत्व हमें मिला है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समेटे हुए है और अजीबोगरीब तरीके के निर्माण कर सकते हैं कार्बन के थ्रू। वस्तुतः हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, ठीक है। अधातुओं का घनत्व बेटा बहुत कम होता है, धातुएं बहुत डेंस होती है, अधातु डेंस नहीं होती। ध्वनिकता नहीं होती। विद्युत ऋणात्मकता यानी कि आप लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है और ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो अब बच्चों बात करते हैं धातु और अधातुओं की क्रमशः रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म पता चलता है और वो है ऑक्सीजन के साथ में वो क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म यह है इनका रासायनिक कि क्या ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो बेटा याद रखिए सभी बच्चे लोग कि सभी धातुएं, जितनी भी धातु है ना, तो सब लोग एक बात नोट कर लीजिएगा कि धातु किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर, धातुएं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे सामने लिखा हुआ है सोडियम धातु। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास में उदाहरणों की कमी नहीं है। सोडियम धातु तुम्हारे पास में है, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम धातु है, कॉपर हो गई, या तुम पोटेशियम ले लो, या फिर तुम लोग चाहे एल्यूमिनियम ले लो, लोहा ले लो, कुछ भी ले लो। तो जितनी भी धातुएं हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया तो करती ही है। तो क्रिया करने के बाद में वो क्या करेंगी, खुद का ऑक्साइड बना लेती है ना, धातु का ऑक्साइड बना लेती है। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम का एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगी नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल बता दूंगी। तो सोडियम जैसे आप देख सकते हो, तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराती है तो बनता है हमारे पास में Na2O, यानी कि हमारे सोडियम मोनोऑक्साइड है ये बेसिकली, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड भी बनती है। फिर हमारे पास में है Mg+O2, तो वो बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी धातुएं आप लोग देखोगे उनका रिएक्शन होने के बाद में वो धातु ऑक्साइड के रूप में ही आपको दिखेगी। जैसे कॉपर हो गया, है ना, Cu+O, तो कॉपर क्या करेगा, रिएक्शन करके बनाता है कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। ओके, क्लियर। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप सभी बच्चे लोगों ने देखा कि हमारे पास में धातुएं जो होती है वो क्या करती है, रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद इजीली ऑक्साइड बना लेती है। अब होता क्या है बेटा कि तुम्हारे पास में जो भी कॉपर है, मैं भूल गई कहाँ पे पढ़ा रही थी, ओके। अब तुम्हारे पास में जैसे मान लो कि कोई भी हमारे पास में ऑक्साइड तो बनते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, इनकी जो प्रकृति है वह क्षारीय होती है। क्षारीय का मतलब क्या है बेटा, कौन बताएगा मुझे क्षारीय का मतलब, जल्दी बताओ, गैस करो क्षारीय का मतलब क्या होता है। अगर तुम इसको पानी में घोलोगे, यानी कि अगर तुम ये धातु ऑक्साइड लिए, है ना, जैसे कि मैग्नीशियम ली, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, यानी कि तुमने मैग्नीशियम को जलाया, तो मैग्नीशियम को जैसे ही तुम जलाओगे तो उसकी सफेद रंग की राख मिलती है, और तुम उसको जब पानी में मिक्स करोगे और लिटमस पेपर से चेक करोगे तो लिटमस हमेशा नीला होगा। लिटमस कैसा होगा, लिटमस नीला होगा। तो धातु ऑक्साइड का जल में विलयन क्षारीय होता है,
ठीक है। तो जब भी आप लोग देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या बना है, Na2O बना है, सोडियम मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारे पास में, जब भी कोई ऑक्साइड बना, इसको तुम पानी में घोलोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलेगा, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा कुछ होती है उभयधर्मी हमारे पास में धातुएं भी होता है। तो मैं तो अभी तुमको क्या बोल रही थी कि हमारे पास में जब भी हम लोग किसी धातु ऑक्साइड को पाते हैं तो वो ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद में क्षार के रूप में हमें मिल जाता है। तो भाई उभयधर्मी ऑक्सीजन हमारे पास में बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुमने देखा होगा, सभी लोग देखिए, तो उभयधर्मी ऑक्सीजन में क्या होता है हमारे पास में, जैसे मान लो तुम्हारे पास में कुछ एग्जाम्पल लेती हूं मैं थोड़े से। मान लीजिए कि जिंक धातु होगी, जिंक होगी, एल्यूमिनियम होगी, ये लोग क्या करते हैं, ये ऑक्साइड तो बना लेंगे, नो डाउट ये क्या करेंगे, ये ऑक्साइड बना लेते हैं, परंतु क्या करेगी, इनको अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास में जो भी हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड्स है वो क्या करने वाले हैं कि हमेशा, याद रखना बच्चा, इसको नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को लग रहा है नोट्स बनाने के लिए चाहिए तो नोट्स भी बना लीजिएगा कि हमेशा हमारे जितनी भी धातुओं में उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करने वाले हैं, वह ऑलवेज व्हाट दे विल डू, ऑलवेज वो क्या करने वाले, हमारे पास में एक प्रकार से अम्ल और क्षार दोनों के साथ में रिएक्शन करके बना के देंगे आप लोगों को बेटा, क्रिया करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, तो कॉपर जो है वो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो बेटा वो क्या करता है, जनरली क्षारीय प्रकृति की होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम है तुम्हारे पास में Al2O3, ठीक है, तो जब भी तुम लोग देखोगे कुछ मेटल्स को, तो Al2O3 तो एल्यूमिनियम हो गया या फिर जिंक का ऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के क्षारक या अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। यानी धातु ऑक्साइड क्षार और अम्ल के साथ में जब भी अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल या क्षार ठीक है, तो वे बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे Al2O3 जो है, अगर किसी अम्ल जैसे HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा, वो होगा हमारे पास में AlCl3 प्लस H2O। तो भाई कितना Al हमारे पास में, Al2O3 प्लस HCl था। इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई। तो बैलेंस कैसे करोगे इसको, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है तुम्हें, तुम देख रहे हो एल्यूमिनियम 2 है हमारे बाएं तरफ, तो बायां हाथ कौन सा बेटा, ये वाला। तो बाएं तरफ हमारे पास में एल्यूमिनियम 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ 2 का गुना कर देंगे। फिर पता चल रहा है कि क्लोरीन कितनी पड़ रही है हमारे पास में, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास में क्लोरीन 6 मिल गई हम लोग को, है ना। तो क्लोरीन 6 हो गई। और अगर क्लोरीन 6 है तो यहाँ से सिंपली हाइड्रोजन भी हमारे पास में 6 होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 दूनी 6। तो तुम देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, एक अम्ल के साथ में, HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, तो उसके साथ में क्या करता है बेटा, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि यह क्षार और अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं, और ये क्या है, एक प्रकार का लवण है। ये कौन है, लवण है। और ये क्या है बेटा, पानी यानी कि जल। तो ये ऑक्साइड अम्लों और क्षारकों के साथ में रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोगों को देखना है कि ऑक्सीजन के मतलब हमारे पास में धातु अधातु रिएक्शंस कैसे करती है, तो मैं आपको बताऊंगी आगे जब हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है एनोडीकरण।
एनोडीकरण बेटा क्या होता है, जब भी कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती है तो एक प्रकार का ऑक्साइड बनाती है जिससे धातुएं खराब होने लगती है। हाँ जी, धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे आयरन जो है उसके ऊपर लगने वाली जंग धातु की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिससे धीरे 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 पूरा आयरन यानी कि लोहा जंग के रूप में तब्दील हो जाता है और वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो क्या करते हैं ना कि एनोडीकरण एक मेथड है जहां पे हम एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत ऑक्सीजन के कारण आती है, ठीक है, जिस पे वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचा लेती है, यानी कि एल्यूमिनियम, जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम धातु है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगी बेटा, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के, पहले क्या करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके इसके ऊपर पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या करते हैं, मोटी परत चढ़ाते हैं। कैसी मोटी परत चढ़ाते हैं? क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी एल्यूमिनियम वायु के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि जब भी हमारे पास में एल्यूमिनियम किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, O2 के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, O2 के साथ में रिएक्शन करने पर हमेशा ये क्या करता है बेटा, Al2O3 का निर्माण करेगा, ठीक है, जिसके कारण हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये 3 दूनी 6, सही है, ठीक है, तो 2Al और ये, ठीक है, तो थोड़ा सा ये बैलेंस नहीं है रिएक्शंस, तो हमारे पास में 3 एल्यूमिनियम लगेगा बेटा, ठीक है, 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में जब भी Al2O3 का क्या बनेगा, हमारे पास में बनता है Al2O3। तो सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि जब भी ये बनेगा Al2O3 तो इसकी पतली सी परत इसके चारों तरफ क्या होगी, जुड़ जाएगी, जम जाएगी, और इसकी पतली परत जब जम जाएगी तो आप सभी लोग क्या बोल सकते हो कि हम लोगों को एल्यूमिनियम का संक्षारण होने से बचाने के लिए एल्यूमिनियम के ऊपर एक और परत चढ़ा करके बचा लेते हैं। तो इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बना करके क्या करना है, तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की मोटी परत बना लेती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती, जो कि हम लोग मार्केट में देखते हैं। हमारे घर पे आने वाले बर्तन जो होते हैं एल्यूमिनियम से होते हैं जनरली बने वाले, ठीक है। तो इसको बड़ा बैलेंस कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, 2 2 4, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 2 4, तो 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2, सही है क्या बेटा, 2 2 4 एल्यूमिनियम O3, ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, यहां तक के क्लियर। तो भाई सब लोग नोट करना है, नोट कर लीजिए, ओके, ठीक है बेटा, यहां तक के सबका क्लियर है ना, चलो आगे बढ़े, ओके। तो भाई ये थी हमारे पास में Al2O3 वाली कहानी, एनोडीकरण वाली, है ना। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब हमने क्या देखा, पहली हमने देखी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, दूसरी हम लोग देखते हैं जल के साथ में रिएक्शन, यानी पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या करती है। तो जब भी कोई हमारी धातुएं जो है वो रिएक्शन करेगी तो धातुएं क्या करती है, रिएक्शन करके किसके साथ में, पानी के साथ में रिएक्शन करके ये हमेशा एक गैस रिलीज करती है। क्या करती है, ये एक प्रकार की गैस रिलीज करती है, उसका नाम है बेटा हाइड्रोजन गैस। क्या करती है, ये एक हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है, यानी कि H2 गैस को ये हमेशा बाहर निकाल देगी। लिखा हुआ है जल के साथ में अभिक्रिया करके धातुएं तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत सारी धातुओं से परिचित हैं, जैसे कि हम लोगों ने चांदी देखी है, सोना देखा है, हम लोगों ने आयरन देखा है, और भी बहुत सारी धातुएं। तो होता क्या है कि जब भी मैं इन धातुओं की बात कर रही हूँ बेटा, तो तुम देखना हर कोई पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करता। जैसे तुमने सोडियम देखा, सोडियम तो पानी में रखते भी नहीं है, सोडियम पोटेशियम पानी से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है। परंतु अगर मैं बात करती हूँ किसकी, जैसे चांदी की, सोना की,
पड़े रहते, फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या बता रहे हैं, दो अलग अलग प्रकार की धातु है, लेकिन यहाँ पे ये पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। कोई बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है, पर कोई रिएक्शन ही नहीं करती या फिर बहुत टाइम लगाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जल के साथ में अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो धातुएं क्या करेगी बेटा, पानी के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। ठीक है, और याद रखना बेटा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि हमारे पास में जब भी धातु जल के साथ में रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी, प्लस यहाँ पर क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड बनते हैं। और हम लोग जानते हैं धातु के जो भी ऑक्साइड है वो ऑक्साइड क्या कर सकते हैं, अगर आप धातु ऑक्साइड को क्या करोगे, अगर धातु ऑक्साइड को आप लोग पानी में वापस से मिलाते हो तो ये आप लोगों को क्या देते हैं बेटा, ये आप लोगों को बनाते हैं क्षार, जो कि प्रबल क्षार होते हैं, जो कि धात्विक क्षार होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप सभी लोग जानते हो। और वो क्षारों का नाम क्या होता है, क्षारक बेसिकली होते हैं आपके पास में, क्षारक जो है धात्विक हाइड्रोक्साइड। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा, इससे हम लोगों ने ये सीखा कि हमारे पास में जितनी भी धातु, जैसे कि NaOH, सब लोग जानते हो NaOH को, ये एक प्रकार की प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। तो ये कैसे मिली होगी भाई, कैसे मिली होगी ये, तो भाई प्रबल क्षार कैसे है, क्योंकि हमारे पास में सोडियम का जो भी धातु ऑक्साइड था, सोडियम का धातु ऑक्साइड था, क्या था वो, Na2। सोडियम का धातु ऑक्साइड क्या था हमारे पास में, यहाँ कहीं लिख देती हूँ मैं इसको, यहाँ पर लिख देती हूँ। तो वो क्या था हमारे पास में, Na2OH प्लस H2O। अरे ये क्या है, सॉरी ये क्या है मेरे पास में, धातु ऑक्साइड है ना, Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, प्लस रिएक्शन कर रहे किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन कर रहे है ना। तो भाई क्या बनेगा, जल्दी बताओ मुझे, Na2O क्या बनाएगा, Na2O मिलकर के, Na2O जल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जल्दी सोचो, Na2O है ना। तो भाई अगर तुम इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, किसके साथ में, रिएक्शन कैसी होगी, सोचो यहाँ पे, अब मुझे बताओ जल्दी से, तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पे, NaOH। और NaOH कौन है, क्षार है। कैसे बना, ये सोडियम और ये पानी दोनों ने रिएक्शन कर दिया, बन गया हमारे पास में क्षार, जो कि एक प्रकार का हाइड्रोक्साइड होता है। तो OH यहाँ पर क्या बता रहा है बेटा, OH बता रहा है हाइड्रोक्साइड को संतुलित कर लीजिए, 2 का गुना कर देती हूँ मैं दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा 2NOH। तो ये होते हैं बेटा जल के साथ में अभिक्रिया। और एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ कि कोई कोई धातुएं बहुत जल्दी रिएक्शन करती, लेकिन कुछ कुछ धातुएं बहुत ही स्लो रिएक्ट करती है, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम को आप लोगों ने सुना होगा कि पानी में डालते से ही ढेर सारी ऊष्मीय ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। तो बेटा जब भी जल के साथ में क्या होगी, कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ पर उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो भाई क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन तो रिलीज होती ही है, क्या होती है, हाइड्रोजन तो रिलीज मतलब होती है मेरे पास में, जब भी हमारे पास में बनेगा ऐसा। तो याद रखना कि जैसे मान लो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ में जल के साथ में रिएक्शन करी, जैसे बाकी देखो यहाँ पर तुम है ना, धातु जो जल से अधिक आसानी से क्रिया करती है, कौन सी है वो, पोटेशियम और सोडियम। नो डाउट बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी क्रिया करती है, खटाखट खटाखट। तो जैसे ही तुम इसको क्या करोगे, पानी में डालोगे, H2O में डालोगे, यहाँ पर भी तुम क्या कर रहे हो, इसको H2 में डालोगे, तो सबसे पहली चीज खटाक से रिएक्शन करके क्या बना लेगी, ये बना लेगा KOH, जो कि क्या है बेटा, एक प्रकार का प्रबल क्षार है। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम के अणु, 2 सोडियम के अणु, फिर ये रिएक्शन करके बनाएगा मेरे पास में NaOH। तो यहाँ पे तुम देखो जैसे ही ये बनता है, तुमने कभी एक्सपेरिमेंट देखा है क्या, जब भी तुम सोडियम को टुकड़े को पानी में डालते हो, सोडियम का टुकड़ा भगभगा करके जलने लग जाता है, तो वहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या है ये, पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, यहाँ
यह बना रहा है क्षारीय धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया धातु का ऑक्साइड। और ये धातु का ऑक्साइड प्लस साथ में कौन रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। और ये ऐसी गैस रिलीज होती है बेटा कि आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया है, पर जब भी ये गैस रिलीज होती है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि खटाक से वहां पे ना बहुत तेजी से वो जलने लगती चीजें, है ना। होता है जब भी सोडियम या पोटेशियम को आप जल्दी से पानी में डालोगे, इतनी जल्दी से रिएक्शन करती है कि वहां पे बहुत तेजी से ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है, जो कि हाइड्रोजन को जला देती है, हाइड्रोजन को जला देती है। तो वहां पे बहुत अच्छी खासी मात्रा में क्या होती है, H2 गैस रिलीज होती है, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण हाइड्रोजन को बर्न कर देती है। तभी देखना आपने जब भी आप सोडियम पोटेशियम को डालते हो पानी में, धमाका हो जाता है। तो धमाका होने का मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि धमाका होने का मेन रीजन है जब भी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बहुत तेजी से ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी और ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में जब भी कैल्शियम और पानी का रिएक्शन होता है तो क्या रीजन आ रहा है बेटा, कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड तो बन गया, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड तो बन गया, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो निकली है वो इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती कि वो खटाक से वहां पे तुम आग क्या बोलते हैं माचिस घसोगे तो वो गैस जो है निकलेगी तो जलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सेम टू सेम तुम ऐसे ना जिंक के साथ में देखना, जिंक और पानी की रिएक्शन तो होगी नहीं, आराम से होती है तो नहीं होती है, ठीक है। तो ये भाप वाली रिएक्शन है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है बेटा तो कोई कुछ मत करो, एक धातु लो, यहाँ पर आपको एक गीला कपड़ा या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें पानी को सुखा करके आप डाल सकते हो। तो ये कांच का तंतु लिया है क्योंकि उसमें कांच का तंतु जो है पिघलेगा नहीं गर्म करने पर। ये बर्नर है, यहाँ पर पानी भरकर मतलब पानी से भीगा हुआ एक हम लोगों ने क्या रख दिया, कांच का तंतु। जैसे ही हमने बर्नर गर्म किया बेटा ये क्या होगा, भाप में बदलेगा। तो भाप में बदलने के बाद में जो भी धातु है उसमें पानी की भाप जो है वो रिएक्शन करेगी किसके साथ में, धातु के साथ में। तो जो भी रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा यहाँ पर, धातु का ऑक्साइड। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, धातु का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पर। तो धातु का बेटा यहाँ पर रिलीज क्या हो रहा है हमारे पास में, ऑक्साइड उत्पन्न हो गया और फिर वो जल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली हमें को क्या मिल गया यहाँ पे, धातु का हाइड्रोक्साइड। तो ये धातु का हाइड्रोक्साइड मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, इस पर रिएक्शन करने के बाद कौन रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। तो भाई इसको हमने क्या किया, एक ऐसी बिल्कुल हवाबंद नलिका में गुजारा और इसको हमने रख दिया पानी वाली डब में। तो ये क्या हमारे पास में पानी का बर्तन, क्योंकि हमको चेक करना है कि सच में रिलीज होती है क्या। अगर मैं आपके जगह पे रहती तो मैं क्या करती पता है, मैं इसकी नली को मारो गोली, मैं नली को काट देती और नीचे लगाती, कांच की नली है खैर, और मैं ट्राई करती इसको जलाने का। तो बेटा आप लोग देखना बहुत ही तेजी से भक करके हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है और वो जलती है, बहुत तेजी से जलती है और वो आपको प्रूफ देती है। तो ऐसा फट फट करके वो जलती है और ये रिएक्शन मैंने करवाया भी है। तो मैं कभी आप लोगों को जरूर इसको शॉर्ट्स के फॉर्म में जरूर प्रेजेंट करूंगी, कैसे कोई भी धातु जो है हाइड्रोजन गैस को कैसे जल के साथ में रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है और वो तेजी से जलती है। अब भाई बात करते हैं अम्लों के साथ में रिएक्शन। सेम चीज है बेटा, फिर यहाँ पर क्या रिलीज होगा, यहाँ पर रिलीज होने वाला है तुम्हारे हाइड्रोजन गैस। अगेन अम्लों के साथ में रिएक्शन करके भी धातुएं जो होती है हमारे पास में वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज करती है। एग्जाम्पल के लिए है ना, ये क्या करेगी, जैसे मान लो मेरे पास में कोई धातु है, ठीक है, तो धातु को तुमने उसके ऊपर कोई भी अम्ल डाल दिया, ठीक है, तो जब भी तुम इसको रिएक्शन करवाओगे ना धातु को, तो क्या मिलने वाला तुमको, एक तो पहली बात मिल जाएगा लवण, और फिर क्या होगा, रिलीज होती है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, और इसको तुम टेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ली जिंक धातु, जिंक धातु का मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन करवाया किस पर, कोई अम्ल, नाम लो जो तुमको बिल्कुल पसंद हो। अरे भाई बेसिकली याद करो, विस्थापन अभिक्रिया नाम सुना है किसी ने, नहीं पता, अरे देखो जिंक है, दानेदार जिंक पे रिएक्शन करी थी H2SO4 की। H2SO4 क्या है, अम्ल है, तो अम्ल के साथ में रिएक्शन करेंगे क्या बनाएगा, H2 जो है बेटा वो निकल जाएगा, SO4 क्या करेगा, SO4 रिएक्शन कर लेगा जिंक के साथ में, तो क्या बनाएगा यहाँ पर बनाता है ZnSO4, और कौन निकल गया बाहर, H2 गैस रिलीज हो गई। तो भाई इससे हमको क्या पता चला कि जब भी हम किसी धातु की किसी अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और हमारे पास में लवण बन जाते हैं, ठीक है, ओके। सेम अगर तुम क्या करो, सोडियम धातु ले लो, Na+H2SO4 या Na+HCl ले लेना, तो NaCl बन जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास में, सोडियम धातु।
सोडियम धातु है, किसके साथ में रिएक्शन करेगी? SO4, नेगेटिव पार्ट ऑफ सूत्र, तो फिर हमारे पास में क्या बन जाएगा? Na2SO4 बन जाता है, क्योंकि इसकी 2 विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 का, ठीक है। तो Na2SO4 और फिर क्या होगी? रिलीज होगी H2 गैस। सेम चीज अगेन, सोडियम है, HCl के साथ में रिएक्शन करवा दो। अरे अम्लीय तो है ये, क्या है? रिएक्शन करो, क्या बनेगा? NaCl, और फिर कौन रिलीज होगी? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो बेटा तुम लोग देख रहे हो एक पैटर्न, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी धातु की हमने क्या करी, अम्ल के साथ में रिएक्शन करी, तो कोई ना कोई अम्ल बन रहा है। देखो यहाँ पे NaCl तुम्हारा फेवरेट नमक, सबको पता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और हर बार हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लेकिन कुछ अम्ल होते हैं, जैसे कि एक होता है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल जो है बेटा एक प्रकार का ऐसा अम्ल होता है जिसमें भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है, पर जनरली हमारे पास में जो नाइट्रोजन होते हैं उसके ऑक्साइड्स ज्यादा रिलीज होते हैं। तो जब धातु ए नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करेगी, यानी कि अगर ये HCl H2SO4 को छोड़ करके हम दूसरे अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, तो इनके साथ में रिएक्शन करके भी ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस तो उत्सर्जित नहीं करते, ये हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ते हैं। ये क्या छोड़ते हैं बेटा? ये छोड़ते हैं इनके तुम लोग बोल सकते हो इनके खुद के ऑक्साइड्स, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, NO हो गया, है ना। तो देखो N2O हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, तो वो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि H1O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, और बोलता है कि ये हाइड्रोजन को उत्पन्न करने के पहले ही जल में परिवर्तित कर देता है, यानी कि जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होगी वहीं पे क्या करता है? वो खटाक से पानी बना देता है। तो स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के रूप में रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज अति तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके H2 गैस निकालते। तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में एक लेड धातु की HNO3 के साथ में रिएक्शन देखी थी, जहां पर हमारे पास में क्या बना था? लवण बना था, लेकिन NO2 और हमारे पास में जो गैसेस थी वो रिलीज हुई थी। तो ये सब क्या बताती है कि हमारे पास में HNO3 रिएक्शन करके नाइट्रोजन के ही कुछ कुछ ऑक्साइड्स को रिलीज कर देता है, परंतु तुम लोग देख सकते हो कि वहां पर क्या होगा कि जैसे मैं बता रही थी तुम्हारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीज अति तरु अम्ल के साथ में क्रिया करके H2 गैस को रिलीज करता है। एग्जाम्पल के लिए ये है मैग्नीशियम, तो HNO3 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है? MgNO थ्राइस 3 का ट्वाइस और ये H2। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या हुई? फिर से H2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। तो हमारे पास में जब भी क्या होगा बेटा? H2SO3 के साथ में रिएक्शन होगी, तो याद रखना कि रिएक्शन के टाइम पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं और पानी बनता है प्लस लवण बनेगा। अब बेटा होता क्या है कि सोना और चांदी, ये लोग मतलब सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये कुछ ऐसे धातुएं हैं जो कि बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती। यानी कि अगर तुम्हारे पास में तुम बोलो कि तुम्हारे पास में कुछ ऐसी धातुओं की बात करूं मैं, तो ऐसी बहुत सारी धातुएं जो बिल्कुल भी रिएक्शन जो है वो नहीं करती। तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर तुम तो उसके सामने कुछ भी रख दो वो रिएक्शन करेगी ही नहीं। तो क्या करें हम लोग कि वो अम्लों के साथ में रिएक्शन करे? तो अम्लों के साथ में रिएक्शन करने के लिए तुम्हारे पास में होता है कि यार हमको बनाना पड़ता है अम्लराज, जिसका नाम है एक्वारेजिया। तो अम्लराज बनता है जिसको हम लोग रॉयल जल का लैटिन शब्द भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिला दिया जाता है। जब हम इन दोनों को 3:1 में मिलाते हैं, जहां पर 3 HCl के सांद्र HCl होता है, ठीक है, और एक तरफ होता है हमारे पास में सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बनता है अम्लराज, और ये बेटा आपको बता देती हूं यहाँ पे क्या बनता है? एक्वारेजिया। याद रखिएगा इसका नाम एक्वारेजिया, ठीक है। और यही हमारा जो एक्वारेजिया है ये इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर लेता है। और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये बनाता है बेटा, उनको गला देता है। तो यहाँ पे गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से कोई भी अम्ल अकेले
सोना और चांदी के साथ में रिएक्शन करने की इतनी क्षमता नहीं रखते, यानी चांदी भी थोड़ा बहुत कर लेता है, पर सोना ऐसा है ना कि वो रिएक्शन ही नहीं करता। तो चूंकि वो रिएक्शन करता ही नहीं है, इसीलिए हमको एक बहुत ही ऐसा उबलता हुआ हमको बनाना पड़ता है अम्ल जो कि रिएक्शन कर सके, जिसको हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलने में सहायता करता है। अब धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ में रिएक्शन को देख लेते बेटा। जैसे कि तुम लोगों ने देखा हुआ है जिंक जो है वो धातु लवण जैसे कि कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा। तुमको पता है कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक धक्का मार करके कॉपर को भगा देगा। जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वो उस लवण के साथ में रिएक्शन कर देता है। यानी जैसे मान लो मेरे पास में कोई ए धातु है, तो ए धातु बी धातु के लवण है ना, बी धातु के लवण के साथ में रिएक्शन कर रही है। लवण यानी कि अभी देखा हम लोगों ने धात्विक लवण, तो बेटा अभी हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पर जो पाए वो क्या थे, ये सभी के सभी देखो Na2SO4 ZnSO4 ये सब क्या है, धात्विक लवण है। तो अगर इनके साथ में अगर किसी धातुओं को रिएक्शन करवानी है तो क्या करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मैं तुमको बता रही हूँ कि जैसे मान लो ए धातु है और वो किसी बी धातु के लवण से रिएक्शन करती है, तो यहां पर होती है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, और इसको तुम पढ़ चुके हो। तो विस्थापन में क्या होगा, ये ए धातु जो है, अगर कंडीशन बेटा यदि ए बी से ज्यादा क्रियाशील है, यदि ए बी से अधिक क्रियाशील है, तो क्या होता है ना कि ए अगर बी से ज्यादा क्रियाशील है तो ए बी को हटा करके खुद बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पर बन जाएगा ए का लवण, ए का धात्विक लवण, और बी धातु यहां पर निकल जाती है। देखो यहां पे ए धातु बी धातु के लवण के साथ में रिएक्शन कर रही है, ए ज्यादा क्रियाशील है, कंडीशन ए को हमेशा बी धातु के लवण से ज्यादा रिएक्टिव रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर तुम मेरे को बोलोगे यहाँ पर कि मैम ZnSO4 में हम चाहते हैं कि कॉपर उठा के फेंके इसको जिंक को, तो बेटा कॉपर कभी भी ZnSO4 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज कॉपर जो है यह जिंक से कम अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, जिसके कारण कॉपर कभी भी जिंक को रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर कभी कुछ नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स कि हमेशा याद रखना कि अगर मेरे पास में कोई ए धातु बी धातु के लवण से रिएक्शन कर रही है तो ए धातु रिप्लेस कर देती है बी को, और वहां पे बन जाता है ए धातु का लवण। जैसे कि यहाँ पर देखा हम लोगों ने ZnSO4 FeSO4, याद करो वो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पर यहाँ पर तुम लोगों ने ये देखो एक और हमारे पास में एग्जाम्पल है, जैसे कि आयरन प्लस CuSO4, क्या होगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, CuSO4 को उठा के फेंक दिया, क्या बनाएगा ये FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। तो तुमने ये वाला रिएक्शन देखा ही है, सब लोग जानते हैं इस रिएक्शन को, है ना, जहाँ पे तुमने CuSO4 के विलयन में आयरन कील डाली थी, तो विलयन क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि विलयन में कॉपर जो है उसको विस्थापित कर दिया जाता है, तो यहाँ पे मिलता है हमको FeSO4 का हरा विलयन। तो भाई ऐसा क्यों पॉसिबल है बेटा, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं ही रिएक्ट करती है, क्योंकि जिसकी आखिरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से उत्तेजित हो सकती है, आसानी से अपनी स्थायी अवस्था में आ जाती है, इसीलिए वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम, मैं पहले ही बता देती हूँ बेटा, सोडियम पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो तुम देख सकते हो कि ऊपर से नीचे सोडियम पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, यानी कि आसानी से क्रिया कर लेते हैं, आसानी से क्रिया करते हैं। लेकिन फिर तुम नीचे देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो यहां पर तुम देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि मध्यम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशीलता होती है, इतने मतलब ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन होती है क्रियाशीलता। तो तुम देखो यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, देन आयरन। देखो फिर यहाँ पे हमारे पास में क्रियाशीलता की श्रेणी देखो,
FeSO4 से जिंक ने Fe को हटा सकता है, लेकिन हमारे पास में Fe कभी भी जिंक को नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि Fe की क्रियाशीलता ज्यादा है। सेम टू सेम लेड, फिर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी है इसमें, लेकिन इसको इग्नोर मारो। फिर कॉपर, देखो कॉपर से आयरन कितना कम क्रिया, बेटा हमारे पास में आयरन से कॉपर कितना कम क्रियाशील है, इसीलिए वो कैसे है, नीचे है। तो जो नीचे धातु है बेटा वो है गोल्ड। गोल्ड जो है सबसे कम क्रियाशील होती है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, अपने आसपास क्या होता है मस्त रहती है ये। सेम टू सेम सिल्वर, देन पारा, कॉपर। तो ये बेटा क्रियाशीलता की श्रेणी है। जो ऊपर है, जो सबसे ऊपर है सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर धीरे 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 क्रियाशीलता घट रही है घट रही है घट रही है, और नीचे कोई भी क्रिया कम होती है या नहीं होती है। तो ऐसी वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब अधातु कैसे रासायनिक गुणधर्म है, वो कैसे क्रिया करती है। पहली, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये बनाती है बेटा ऑक्साइड, और ये पानी में घुलकर बनाते हैं अम्ल। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर तुम इसको पानी में घोलोगे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तुम पानी में घोलोगे तो बेटा बनता है कार्बनिक अम्ल, जो कि एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो भी तुम लोग देख रहे हो बेटा तुम्हारे पास में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इसको तुमने पानी में घोल दिया, जो कि तुम देख सकते हो, तो जब जब पानी में घोला तो क्या बनेगा बेटा, H2CO3, वो क्या है, एक प्रकार का कार्बोनिक अम्ल बन गया। तो ये कैसे होते हैं बेटा, धातु कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्षार बनता है, लेकिन इनको पानी में घोलने पर क्या बनता है, अम्ल बनता है। सेम टू सेम सल्फर डाइऑक्साइड, देखो सल्फर ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। धातु भी ऑक्साइड बनाई थी, अधातु भी ऑक्साइड ही बना रही है, लेकिन धातुएं क्षार बनाती है पानी में घुल के, परंतु अधातुएं क्या बनाती है, ये बनाती है अम्ल। यानी कि अधातु प्लस ऑक्सीजन अगर मैं बनाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, अधातु ऑक्साइड। और ये अधातु का जो ऑक्साइड है वो क्या करता है, वह जल में मिलकर, जल के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, ये बना देता है अम्ल। ठीक है, ये बात क्लियर सबको। अब बात करते हैं पानी और क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत अच्छे खासा क्रिया कर लेती है। तो अधातुएं जो होती है क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। उदाहरण के लिए फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, जो कि ये है। फास्फोरस हमारा बहु परमाणविक तत्व है। क्लोरीन जो है तुम लोग देख सकते हो रिएक्शन करके क्या बन गया हमारे पास में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनता है, क्लोराइड का निर्माण होगा जब भी कोई हमारी धातु क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करती है। हाइड्रोजन की अधिकता में क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ में जलाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, और वही बेटा आपका सबसे प्रबल अम्ल है HCl। ओके, अगला जल के साथ में रिएक्शन, भाई पानी के साथ में अधातुएं कुछ खास रिएक्शन नहीं करती है, पर याद रखना बेटा कोई भी रहता है, चाहे धातु रहे अधातु रहे, वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में रिएक्शन करती है। वो समझेंगे हम लोग अगली क्लास में, मतलब अगले चैप्टर में। अम्लों के साथ में रिएक्शन कैसी होती है, भाई जब भी अधातुओं को हम लोग अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो होती नहीं है, पर अगर कुछ कुछ अधातुएं जो है उनके ऑक्सीकारक अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, यानी कि HNO3 के साथ में सल्फर रिएक्शन करके बनाता है H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, जो कि क्या है बेटा, ये हमारे पास में किसका ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ये क्या बन गया, ये फिर से हम देखो अम्ल बन गया। ये ऑक्साइड है, अम्ल है, और ये क्या बन गया, पानी। तो ये इस प्रकार से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करने पर बेटा जनरली हमारे पास में क्या होता है, हाइड्राइड्स बन जाते हैं।
जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर अधातु जब भी किसी हाइड्रोजन के साथ में संयोग करती है तो हाइड्राइड का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए उबलते हुए सल्फर पर H2 गैस प्रवाहित करने पर बन जाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी प्रकार से अगर मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन करती हूँ तो मुझे बन जाता है अमोनिया यानी कि NH3, जो कि लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पर और 200 वायु दाब पर, और उत्प्रेरक है आयरन और एमओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके जो भी हमारी अधातुएं होती है वो क्या करती है, वह हाइड्राइड का निर्माण करती है। अगला, अब भाई धातु की हमने जल के साथ में रिएक्शन, हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, हम लोगों ने अम्ल क्षार के साथ में रिएक्शन देखी, सेम अधातुओं के साथ में देखा। लेकिन अब क्या होगा जब धातुएं अधातुओं के साथ में रिएक्शन करती हैं? तो जब भी धातुएं अधातुओं के साथ में रिएक्शन करती है तो बेटा हमेशा याद रखना कि धातु अधातु परस्पर क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक हमेशा कोई भी पॉजिटिव धातु है, यानी कि क्या है बेटा, ये धनायन है, तो धनायन प्लस क्या होगा तुम्हारे पास में, कोई भी ऋणायन है, जैसे कि क्लोरीन तुम्हारे पास में नेगेटिव है, तो ये दोनों रिएक्शन करके बनाती है बेटा तुम्हारे पास में NaCl, है ना। यानी कि जब भी तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास में मान लो सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगी, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करती है, तो भाई सोडियम जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके बना देती है NaCl। ऐसा क्यों होता है? तो जो NaCl है उसमें Na जो है वो क्या है बेटा, धनायन है, और क्लोरीन क्या है, ऋणायन है। तो इस प्रकार से ये क्या है, धनायन, और क्लोरीन क्या है तुम्हारे पास में, ऋणायन। और यही एकमात्र कारण है कि जब भी धातुएं रिएक्शन करती है तो सोडियम और क्लोरीन जैसे ऋणायन है तो इनको बोलते हैं हम लोग आयनों के रूप में यौगिक बनाना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोल देते हैं हम लोग आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। ठीक है, तो अधातु और अधातु अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती है। ये बात याद रखना, अधातु अधातु जो है वो सहसंयोजक यौगिक, अभी तुम लोगों ने शायद सहसंयोजक नहीं पढ़ा है, तो इसको जस्ट बोल दो कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं ये लोग, और धातु धातु कभी भी आपस में अभिक्रिया नहीं करेगी, धातु धातु कभी भी रिएक्शन नहीं करती, दैट्स इट। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो चलो देखते हैं कि कैसे रिएक्शंस होती है, कैसे आयनिक यौगिक बनते हैं। बेटा आयनिक यौगिक बनने के लिए जैसे तुम्हारे पास धातुएं जो है तुम देख सकते हो, और ये परमाणु संख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर इनके कोश में, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास में जो भी परमाणु क्रमांक है उसके हिसाब से जो भी हमारे पास में धातुएं हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या है बेटा, देखो ये सारी क्या है, ये ऊपर वाली जो है इनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें। ये रिएक्शन नहीं करती, कोई अभिक्रिया नहीं करती, कोई अभिक्रिया नहीं करती, ये न्यूट्रल होती है, नहीं करती। लेकिन धातुओं के आखिरी कक्षा में कितने तुम लोग देख सकते हो बेटा, तुम्हारे पास में तुम देखो हर धातु की आखिरी कक्षा उठाओ, सभी धातुओं की आखिरी कक्षा उठाओ जो कि तुम्हारे सामने है, और वो है बेटा 1 2 3 1 2। तो क्या होता है, इनके पास में ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपनी आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। और यहाँ देखो ये अधातुएं हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अब ये क्या करेंगे, ये इनके पास में कमी है, कितनों की कमी है, देखिए जैसे कि आखिरी कक्षा में 5 हैं, और इनको कितनों की नीड है कंप्लीट करने के लिए, अष्टक 8 की जरूरत होती है, लेकिन है कितने, 5। तो क्या करेगा ये बेटा, नाइट्रोजन 3 कहीं से इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास में चुरा लेता है या फिर ले लेता है, जिससे आयनिक यौगिक बन जाता है। और अगर सेम ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, अगर ऑक्सीजन को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो बना लेगा आयनिक यौगिक। ठीक है, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। तभी बेटा हमारे पास में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी के सभी अगर किसी धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम इनसे रिएक्शन करते हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इन्हें कहा जाता है बिंदु संरचना, एकल बिंदु संरचना।
रचना। तो इसमें क्या होता है, जितने आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको दर्शाते हैं। सोडियम के पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा ऊपर से शुरू करते हैं, तो सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जिसको वो दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास में 4 होते हैं आखिरी कक्षा में, तो 4 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो आगे पीछे। फिर आपके पास में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास में क्या होता है बेटा, टोटल आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन, बेटा वो किसी भी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे बंध बना सकते हैं। तो जब भी कोई धातु अधातु के साथ में रिएक्शन करेगी तो आयनिक बंध बनेंगे, ठीक है, याद रखना, जब भी धातु अधातु के साथ में रिएक्शन करती है तो आयनिक बंध बनेगा। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने हैं, 6, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। तो भाई धातु से जब भी अधातु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनाती है कोई यौगिक, तो आयनिक यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में सोडियम, देखो यहाँ पे सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। क्लोरीन के पास में भाई 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास में ले लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा उड़ करके, या बोलो कि सोडियम के पास में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास में चला जाता है, क्लोरीन के पास में चला जाता है, जिसके कारण हमारे पास में सोडियम धनायन और क्लोराइड का ऋणायन मिल करके बनाता है हमारे पास में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि तुम इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास में कितने भाई, क्लोरीन के आखिरी कक्षा में है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 1 की कमी है। तो दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सोडियम तो खाली हो जाएगा भाई, सोडियम के पास में कुछ नहीं बचा। क्लोरीन के पास में क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था वो किसको ट्रांसफर हो गया, क्लोरीन को। सेम टू सेम यहाँ पर देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है, त्याग सकता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम धनायन बना लेगा। सेम टू सेम क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, तो भाई इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, तो क्लोरीन तो एक ही है, तो ये एक और क्लोरीन के साथ में यानी कि 2 क्लोरीन के साथ में मैग्नीशियम बंध बना लेगा, तो वो आयनिक बंध बनता है। तो भाई मैग्नीशियम के आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ने ले लिए और बना लिया MgCl2, ठीक है। तो ये होता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, बहुत हाई होते हैं, उच्च होते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर देखो जैसे सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक जो भी है उनके तुम क्वथनांक और गलनांक देखो कितने हाई है, सभी के सभी लगभग 700-800 के ऊपर, ठीक है। देखो क्वथनांक कितने हाई है, गलनांक यानी कि इनको अगर तुम्हें गलाना है, मतलब कि द्रव रूप में, ठोस से द्रव रूप में लेकर आना है, जैसे नमक है, नमक को तुम गलाओगे कितने पे बेटा, लगभग 1074 केल्विन ताप पे गर्म करोगे तब जाके वो लिक्विड बनेगा। सेम टू सेम लिथियम क्लोराइड 887 जो टेम्परेचर है उस पे तुम गर्म करोगे केल्विन पर, तब वो द्रव में बदलेगा। तो इस तापमान पर, इस ताप पर द्रव में बदलेगा, जबकि ये वाले तापमान पर गैस के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके क्वथनांक और गलनांक दोनों हाई होता है। तो भौतिक प्रकृति कैसी होती है इनकी, उनकी क्वालिटीज है भाई कि धनायन ऋणायनों के बीच में मजबूत आकर्षण बंध होता है, इसके कारण आयनिक यौगिक बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। सामान्यतः ये यौगिक जो है वो कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों पे टूट जाते हैं, ठीक है। गलनांक क्वथनांक हाई होता है। घुलनशीलता, पानी में घुलकर ये क्या करते हैं बेटा, ये केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अभिलेय होते हैं लेकिन जनरली आयनिक यौगिक पानी में घुल करके अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं।
अब विद्युत चालकता, हाँ मैंने क्या बताया तुमको, मैंने ये बताया कि तुम्हारे पास में अगर तुम इनको पानी में घोलोगे तो क्या होता है बेटा कि ये जो वाटर है, पानी है, इसमें ये अपने अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, अगर तुम यहाँ पर 2 रॉड डालोगे और उसमें बैटरी लगा दोगे तो बल्ब जो है वो जलने लग जाएगा। तो किसी विलयन के विद्युत चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयंस होते हैं, यानी कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है, तो वो पानी में घुल के सोडियम का आयन दे देगा और क्लोरीन का अलग से आयन देता है। तो इस प्रकार से पानी में आयंस मिल जाते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा बहाओगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में आयंस है, यानी कि सोडियम के पास में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या होता है बेटा, यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, तो एक पर मैंने बैटरी का धन सिरा लगाया है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई है। तो मान लो कि एक तरफ मेरे पास में ये ऋण सिरा है, ये धन सिरा है, तो इसको बोलते हैं एनोड। जो धन होता है उसको बोलते हैं एनोड, जो ऋण सिरा बैटरी का लगाते हैं उसे बोलते हैं कैथोड। तो जैसे ही तुम यहाँ पर देख रहे हो कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो क्या है, पानी में घुलने के बाद वो अपनी अपनी चीजों में टूट गए। ठीक है, तो मान लीजिए सोडियम है ना, इधर क्लोरीन होगा, कहीं पे सोडियम होगा, है ना, सोडियम प्लस क्लोरीन होगा यहाँ पे कहीं फिर से सोडियम होगा, ठीक है, यहाँ कहीं क्लोरीन होगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो जैसे मैं इसमें करंट फ्लो करूंगी पानी के अंदर, तो क्या होगा, हमारे पास में जो कैथोड है उस पर पूरे सोडियम इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे। सोडियम जो है वो कहाँ जाएगा, सोडियम इधर चलना चालू होगा, और जो क्लोरीन है वो इस पे एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे कौन रिलीज होगा, क्लोरीन रिलीज होगी, और सोडियम बेटा किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। सो हमारे पास में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं ठोस अवस्था में, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण, यानी कि दृढ़ होते हैं, वो मुक्त नहीं होते हैं आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे गति नहीं हो पाती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था यानी कि द्रव रूप में चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आवेश आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, यानी कि इजीली मूवेबल होते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। तुमको पता है विद्युत का चालन करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि हमको आयंस के रूप में मिल जाते हैं। सो इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चालू हो जाता है। अब बात करते हैं धातु कहाँ से मिलती है। अब भाई बात आगे हमने धातु और धातुओं के गुण पढ़ लिए। अब परेशानी ये है, क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि धातु मिलती कहाँ से। भाई सिंपल सी बात है, धातु मिलती है अयस्कों से। धातु कहाँ से मिलती है बेटा, धातु सभी को मिलती है अयस्कों के रूप में। अयस्क या तुमने नाम सुना होगा खनिजों के रूप में। तो ये क्या होती है, धातुएं जो कि जमीन से खोदकर निकाली जाती है। ठीक है, तो प्रकृति में धातुओं का सबसे बड़ा सोर्स है बेटा पृथ्वी की परत, मिट्टी, ठीक है, यानी कि हमारी धरातल, और समुद्र में पानी। समुद्री जल में बहुत सी धातुओं के लवण होते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा नमक, है ना। समुद्र के पानी में बहुत सारी धातुओं के लवण होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, NaCl, है ना, बहुत सारी धातुएं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, बहुत सारी धातुओं के लवण जो होते हैं, ये क्या है बेटा, लवण है। तो ये लवण कहाँ घुले होते हैं, समुद्र के पानी में, है ना। तुमने सुना होगा कैल्शियम मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती है, तो क्या है ये सभी कहाँ घुले होते हैं, समुद्र के पानी में। और पृथ्वी में क्या मिलता है तुमको, सोना, चांदी, कोयला, ये सब चीजें कहाँ मिलती है तुमको, ये सब मिलती है तुम्हारे अर्थ की लेयर्स में। तो भाई प्रकृति में धातु जो है वो 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला मुक्त अवस्था में। अब ये मुक्त अवस्था का मतलब क्या है और यौगिक का रूप क्या है बेटा, समझते हैं। मुक्त अवस्था में वो धातुएं प्राप्त होती है जो कि क्रियाशीलता कम करती है, जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, जिनकी क्रियाशीलता कम है, वह आसानी से मुक्त रूप में मिल जाती, वो मुक्त रूप में इजीली मिल जाएगी। लेकिन जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, वो क्या करती है, वो बेटा मुक्त रूप में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही तुम उसको खुला छोड़ोगे खटाक से रिएक्शन कर लेगी। तो भाई रिएक्शन बहुत ज्यादा करती है यहाँ पर। तो रिएक्शन ज्यादा होने के कारण बेटा ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं होती। कैसी होती है, हमेशा कोई ना कोई प्रकार के संयुक्त यौगिक के रूप में प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब इसको डिटेल में जानते हैं। अब होता क्या है, जो हमारे पास में रिएक्शंस की जो श्रेणी है, यानी कि अगर तुमको
अलग अलग प्रकार की धातुएं प्राप्त करना है तो हर धातु अलग अलग रूप में अवेलेबल होती है। तो पोटेशियम, सोडियम, आपके पास में कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त की जा सकती है। अब तुम खुद सोचो, इनके सबके लवण समुद्र में मिल जाते हैं, लवण तो अवेलेबल है, लवण नेचर में पाए जाते हैं। तुमने देखा होगा पहाड़ों में नमक अवेलेबल है, पहाड़ों में बहुत सारे धातुओं के लवण मिल जाते हैं, लवण प्राप्त हो जाते हैं, सॉल्ट होते हैं, ठीक है, सेम टू सेम तुम्हारे समुद्र के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास में यहाँ पे विद्युत अपघटन से तुम्हारे पास में तुमने क्या किया, तुमने दो यहाँ पे पानी डाला, दो क्या लगा तुम्हारे पास में ये लगा दिया इलेक्ट्रोड, और एक पे लगा दिया पॉजिटिव, दूसरे पे लगा दिया नेगेटिव ऑफ बैटरी। तो क्या होगा, सारे के सारे एक तरफ, दूसरे एक तरफ। तो भाई हमारे पास में जो कैथोड है उस पे क्या प्राप्त हो जाएगी बेटा, धातु प्राप्त हो जाती है। कैथोड पे कौन मिल जाएगा, कैथोड पे धातु मिल जाएगी। तो यहां से तुम लोग क्या कर सकते हो, विद्युत अपघटन के माध्यम से धातुएं प्राप्त कर सकते हो इजीली, स्पेशली सोडियम, पोटेशियम, ये सब की सब। फिर आती तुम्हारे पास में कार्बन के उपयोग से अपचयन विधि से, तो जिंक और ये सभी धातु, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर जैसी धातु प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये कैसी होती है, कम क्रियाशील होती है, मध्यम क्रियाशील होती है, मध्यम क्रियाशील होती है, बहुत स्लो रिएक्शन करती है, जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करती, स्लो रिएक्शन करती है। और फिर होती है प्राकृतिक अवस्थाओं में उपस्थित, यानी कि चूंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती है, कैसी होती है, बहुत कम क्रियाशील है। दैट मीन्स कि हम ये बोलेंगे कि क्रियाशीलता कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा कम है। क्रियाशीलता कैसी है, बहुत ही कम है। और बहुत कम है का मतलब क्या हो जाएगा, यार जब क्रियाशीलता बहुत कम है इसका मतलब प्राकृतिक अवस्थाओं में इजीली मिल जाएंगी, खोदोगे सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाता है ना। तो ये चीज होती है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली अयस्कों का सांद्रण, यानी कि अयस्कों से धातु प्राप्त की कैसे जाती है। पहले हम लोग जानते हैं कि अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है। तो बेटा जो पृथ्वी से हमको मिलता है ना, वो बहुत ही गौण रूप में होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। तुम लोग जानते हो पृथ्वी में जब खोदोगे तो जमाने भर के अलग अलग प्रकार की चीजें उसमें अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो भाई धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से शुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वो अयस्क एवं गैंग के भौतिक रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होता है, यानी कि किस प्रकार का अयस्क है, अगर हम हमको अयस्क से अशुद्धियां हटानी है तो हम कैसे अशुद्धियां हटा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस चीज का और कैसा अयस्क है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग प्रकार की तकनीक होती है, जैसे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि इत्यादि। तो इससे हम लोग को क्या होता है, कच्चा मटेरियल मिल जाता है। जब हमको कच्चा मटेरियल मिल जाएगा तो अब हमको उससे क्या करना है, धातुओं का सांद्रण करना है। कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले भाई अलग अलग प्रकार से हम लोग को धातुएं निकालनी है। जो सबसे कम क्रियाशीलता है, यानी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु जो होती है, तो भाई उनके लिए काफी कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हमको धातु मिल जाती है। जैसे मान लो कि कोई धातु हमको, जैसे पारा बहुत कम क्रियाशील है। पारा कैसा होता है, पारा कैसा है, बहुत ही कम क्रियाशील है। तो अगर पारा बहुत ही कम क्रियाशील है तो क्या होगा कि यार जैसे ही क्रियाशीलता उसकी कम है तो तुम क्या करोगे, इसको सिर्फ गर्म कर दोगे। यहाँ पे क्या कर दोगे, तुम इसको सिर्फ गर्म कर दोगे। तो गर्म करने पर क्या होगा, जो धातु के ऑक्साइड है उसमें जो भी अशुद्धियां होती है वो क्या कर देगी, वो निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो पारा है हमको क्या हो गया, उसके ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो गया, और फिर हमने फिर से इसको गर्म किया तो हमको पारा जो है लिक्विड यानी कि द्रव रूप में मिल जाता है, और ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल गई। क्या हो गया, तुम्हारे पास में जो पारा होता है ना, तो पारा जनरली पारे के सल्फाइड के साथ में उपस्थित होता है। पारा जो है ना सल्फर के साथ में रिएक्शन करके इस रूप में मिलता है हमको नेचुरली। तो क्या करोगे, तुम उसको बस गर्म करोगे, गर्म करते रहो। पहले वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और फिर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। पूरा सूख जाने के बाद में पानी में से फिर क्या बचेगा, पारा द्रव रूप में, ठीक है, सिंपल। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है बेटा, जैसे कि हमारे पास में आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, निकेल कोबाल्ट वगैरह हो गया। तो ये कैसी होती है, थोड़ी कम क्रियाशील होती है, ज्यादा क्रियाशील नहीं होती। तो बेटा इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है और यह सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में हमको मिलते हैं। जैसे कि कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट यानी चूने के पत्थर के रूप में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कैसा होता है प्रकृति में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट, ठीक है। तो सल्फाइड या कार्बोनेट में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त
तुलना करना अधिक आसान है, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेटों को धातु ऑक्साइड में पहले बदला जाता है। यानी कि अगर मेरे पास में CaCO3 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको CaO में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, इसका धातु ऑक्साइड बन गया। और जब ये धातु ऑक्साइड के रूप में बदल गया है तो मैं बेटा इसको और गर्म करूंगी कार्बन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, जैसे ही मैं फिर इसको गर्म करूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा मेरे पास में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो यहाँ पर जब मैं गर्म करूंगी तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। और फिर मैं इसको और गर्म करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, मुझे शुद्ध रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है, सिंपल। तो यहां पर देखो तुम्हारे पास में जैसे कि भर्जन विधि कहते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पर देख सकते हो। और एक होती है निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे निस्तापन कहते हैं। यानी कि अगर सल्फाइड को गर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है, भर्जन बोलते हैं, और अगर कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या कहलाता है, निस्तापन विधि, ठीक है। तो भर्जन में तुम देख सकते हो, अगर जिंक सल्फेट के रूप में प्रेजेंट है तो यहाँ पे उसमें क्या है, उसको बस गर्म करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या मिल जाएगा, जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा। अगर तुम इसको वापस से क्या करोगे, वापस से इसको तुम गर्म करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ZnCO3 है लिखा हुआ है, तो तुम इसको जब गर्म करोगे तो ZnO में मिलेगा, फिर वापस से गर्म करोगे तो तुम्हें जिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होता है बेटा, धातु ऑक्साइड से प्राप्त करना। अब सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, तो इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, कुछ मत करो, विद्युत अपघटन कर दो। विद्युत अपघटन से शुद्ध रूप में तुम इन्हें प्राप्त कर सकते हो। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इन्हें कार्बन के साथ में गर्म करके यौगिकों से प्राप्त नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, गर्म करोगे बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगी। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातु में नहीं बदल सकते। तो इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा होती है, यानी कि कार्बन से इनकी कोई दोस्ती नहीं है, ऑक्सीजन से ज्यादा दोस्ती है। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन, याद रखिएगा, इसको विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके गलित क्लोराइड मतलब कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इन क्लोराइड्स के रूप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उनके विद्युत अपघटन से प्राप्त करते, मैं शुरू में ही बता चुकी हूं। तो कैथोड पर पूरी धातुएं हमको मिल जाती, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और धातुएं कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है। धातु कैसी, धनायन है। धातु क्या है, धनायन है, तो धन कहाँ पे जाके चिपकेगा, ऋण पे। तो कैथोड पे क्या होता है, ऋण लगा होता है, तो वहां पे जाके चिपक जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये देखो तुम लोग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम, तो सोडियम के पास में क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है। सोडियम कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो सोडियम क्लोराइड, नमक को हमने पानी में घोला, तो तुमको मैंने बताया था कि दो क्या कर दिए, कैथोड लगा दिए, सॉरी दो इलेक्ट्रोड है, एक पर तुमने बैटरी का ऋण सिरा, एक पर तुमने बैटरी का धन सिरा जोड़ा। क्या होगा, अगर पानी में सोडियम इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, तो सोडियम जो है वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और क्लोरीन किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर। तो पूरा का पूरा तुम्हें क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पर पूरा का पूरा सेट जो हमारी धातुएं होती है वो कहाँ मिल जाएगी, कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। तो ये तुम्हारे पास में एक सिंपल सी चीज है बेटा, तुम इसको किताब में देख लेना, ठीक है। तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण में हमने देख लिया, तो क्या होगा तुम्हारे पास में कि जो भी कैथोड है, ठीक है, तो कैथोड पर बेटा कई बारी क्या होता है हमको, जैसे कि CuSO4 हो गया, ZnSO4 हो गया, तो ये सब क्या है, ये भी कई बार लवण के रूप में मिल जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो बेटा कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर इत्यादि जैसी धातु जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है, जिसमें क्या होगा, अगेन एक एनोड है, एक कैथोड है, तो यहाँ पर क्या है, उनका लिक्विड होता है। तो जो भी हमारे पास में धातुएं कैसी होती है, धातुएं धनायन है। तो धातुएं चूंकि धनायन है, कहाँ पर आके इकट्ठा होगी बेटा, वो होकर इकट्ठा होती है काय के ऊपर, वो इकट्ठा होती है किसी भी प्रकार के
कैथोड पर। तो धातुएं पूरी कैथोड पर आ जाएगी और बची कुछ जो चीजें होती है वो कहाँ पर मिल जाती है, पानी में मिल करके कीचड़ के रूप में हमको एनोड के नीचे मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम इसको हटाते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज है बेटा संक्षारण, जो कि बहुत कॉमन चीज है, तो तुमने बहुत देखा है और वो हमारे घर की जितनी भी धातुएं होती है उनमें पाया जाता है। तो तुम सभी लोगों ने देखा होगा कि धातु की सतह पर जो भी हमारे पास में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होने लगता है, तो इसे धातु का संक्षारण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुमने लोहे के ऊपर जंग लगते हुए देखा होगा, हर किसी बच्चे ने लोहे के ऊपर धीरे 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 जंग लगते हुए देखा होगा। तो जंग लगने के लिए जरूरी है बेटा पहले ऑक्सीजन और जलवाष्प यानी कि नमी प्लस वायु जब दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ओनली नमी रहे तब होगा, ऐसा कभी नहीं होगा ओनली ऑक्सीजन है तब होगा, नहीं। जब जब नमी वायु रहेगा तब तब वहां पर क्या होगा, जंग लगते जाएगा और जितनी बारी जंग लगेगा उतनी बारी क्या हो जाएगी, धातु क्षय शुरू हो जाएगा धातु के ऑक्साइड के रूप में, धातु ऑक्साइड के रूप में। एग्जाम्पल के लिए आयरन, तो भाई आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये क्या है भाई, वायु है। ये क्या है तुम्हारे पास में, पानी है। ये जो X है वो पानी की कितनी बूंद है, 5, 10, 8, 4, 5 जो भी तुमको लेना है, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारे पास में पानी के अणु, ठीक है, पानी के अणु। तो क्या होगा तुम्हारे पास में जब भी रिएक्शन होगा तो क्या बनता है बेटा, देखो ये तुम्हारे पास में क्या है, आयरन ऑक्साइड, तो ये आयरन ऑक्साइड है और ये क्या है तुम्हारे पास में जल के अणु, जो कि धीरे 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 क्या करता है, पूरे धातु को नष्ट करता है। तो कहाँ कहाँ देखी तुमने संचारण, भाई तुमने देखा है लोहे की सलाखों पे जंग लग जाती है, तुमने देखा है कि तांबे के अच्छे खासे बर्तन जो है वो हरे हरे हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि तांबे के ऊपर भी जंग लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जंग लगती है। जंग से बचने की सबसे सिंपल चीज है पेंट कर दो, घर पे पुताई होती है तो भाई लोहे की चीजों पे पुताई कर दी जाती है ताकि बाहर की वायु नमी से बच सके, लेकिन ये टेम्पररी होता है, ठीक है। तो धातु के ऊपर पेंट करना, परत चढ़ाना। दूसरा, धातु की सतह पर तेल और ग्रीस लगाना, जैसे लोहे के सामान के ऊपर ही होता है, तेल और ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं जिससे वायु का संपर्क टूट जाता है और पानी का संपर्क भी टूट जाता है, ठीक है। फिर धातु की सतह पर संक्षारण मुक्त धातु जैसे कि जिंक की परत चढ़ा देना, तो निकेल, क्रोमियम, टिन इत्यादि धातु संक्षारण नहीं होता, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा लोहे के बने साइकिल के हैंडल, कार के बम्पर इत्यादि पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। रसोई घर में बर्तन जो होते हैं उसके ऊपर निकेल धातु का लेपन करके बनाया जाता है। दूसरा, एनोडीकरण, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि हमारी जैसे धातु है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर पहले पतली परत चढ़ाते हैं एल्यूमिनियम की ही, और फिर जब उसका संक्षारण होता है तो ये वाली जो परत होती है ये ऑलरेडी क्या होती है, इसका संचारण हो चुका है, तो अंदर वाली जो परत होती है वो बच जाती है, ठीक है। फिर यशोद लेपन, जिसको तुम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हो, तो बेटा विद्युत लेपन विधि के माध्यम से क्या करते हैं, विद्युत लेपन विधि के माध्यम से क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये तुम्हारा कोई विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो क्या करते हैं बेटा, जहां पे कैथोड होता है वहां पर तुम्हारे पास में उस पर धातु को लगा देते हैं, तो जिस धातु के ऊपर क्या करना है, लेपन करना है। तो मान लो कि यहाँ पे आयरन है और आयरन पर लेपन करना है, तो उसको कहाँ लगा देते हैं, कैथोड पर लगा देते हैं। ये क्या है बेटा, कैथोड हमेशा ऋण होता है, याद रखना, और ये क्या है बेटा, एनोड है ना, एनोड, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास में धातुएं होते हैं। तो जिंक की अपेक्षा अधिक विद्युत धनात्मक धातु है, जस्ते की परत समय बीतने पर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है कि लोहे की सतह पर जस्ते की पतली परत के लेपन को गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। यशोद लेपन के लिए पिघले हुए जस्ते में लोहे की वस्तु को डुबाया जाता है। सॉरी बेटा, ये मैंने उल्टा बता दिया आप लोगों को, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, तो जिस धातु को हमको बेसिकली हमको जिस पर भी परत चढ़ानी होती है उसको कैथोड पर टांग देते हैं, और जिससे हमको इलेक्ट्रॉन निकलवाने होते हैं वो पॉजिटिव पर रहता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ उठ के जो भी हमारा
आयरन होता है उसके ऊपर प्लेटिंग्स चालू हो जाती है। तो भाई ये हमारे पास में आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने पूरा क्लास धातु के बारे में पढ़ा। अब मिश्र धातु सबसे अच्छा चीज़ होता है बेटा, किसी भी धातु को अगर तुमको जंग लगने से बचाना है, उसकी गुणों को बढ़ाना है, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग धातुओं का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने कांसा नाम सुना होगा, पीतल नाम सुना होगा, स्टील नाम सुना होगा, तो ये सभी क्या है, मिश्रण है। तो मिश्रण इस प्रकार से होता है जो कि आप लोग देख सकते हो। तो बेटा पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, मैनल मेटल, कांसा, स्टील, ठीक है, पीतल, तो ये सभी क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे मिश्र धातु होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की धातुओं को मिलाया जाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास है जिसमें हम लोगों ने क्या करा, बहुत सारा डिटेल में जाना धातु। आई होप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। लेक्चर्स इसके अभी मतलब मैंने अवेलेबल नहीं करवाया है, पढ़ाया नहीं है, धीरे धीरे बेटा इसको पूरा कवर करेंगे। पर अगर किसी बच्चे के अभी एग्जाम्स है और उसके पहले मान लीजिए हाफ ईयरली आ जाती है तो मैं नहीं करा पाऊंगी, तो उसके पहले मैंने सोचा कि एक वन शॉट हम लोग डाल देते हैं। अगर पसंद आया तो अपने बाकी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं बच्चों, पूरी क्लास खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बच्चों। तो भाई वैसे तो आप लोग कर रहे हो बहुत ही जोरदार पढ़ाई, लेकिन आप सबके लिए लॉन्च हो रहा है टॉपर 2.0 17 तारीख से हो चुका है ऑलरेडी। सो गाइस, अगर आप लोग चाहते हो डिटेल में पढ़ना और चाहते हो कि यार मैम जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, मैराथन में हमको चाहिए, तो ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है टॉपर्स 2.0 बैच में, जहां पर आपके सभी फेवरेट टीचर्स आपको प्रिपेयर करने वाले हैं एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। टॉपर्स 2.0 सभी के लिए लेकर के आया है ढेर सारे मैराथन्स, पिछले साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ ही में हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड लेक्चर भी। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो किसी भी बैच को ज्वाइन करना, तो गाइज ये आपके पास में लास्ट चांस है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बट यस, नवंबर के एंड में आप सबके लिए होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम, जहाँ से चूज किए जाएंगे 100 स्टूडेंट्स को, और ये सुपर 100 स्टूडेंट जो है वे मचाएंगे तबाही अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में। यानी कि इन बच्चों को प्रिपेयर करवाया जाएगा अपने फाइनल्स के लिए, जहाँ पे वे सभी टारगेट करने वाले हैं स्टेट बोर्ड की फर्स्ट पोजीशन को। वहां पे टॉपर्स कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो आई होप गाइस कि आप सभी लोग खरीदने वाले हैं टॉपर्स 2.0, जिसमें आपको हर एक चीज मिलने वाली है। ये आपके टीचर्स प्लस साथ में आपकी मैराथन्स और टॉपर्स 1.0 का एक्सेस भी है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो इस बैच को ज्वाइन करना, तो आप सभी बच्चे लोग जानते हो ये आपके पास में ऑफर सिर्फ 999 रुपीज़ का, यानी कि 999 में खरीदो पूरा का पूरा कोर्स टॉपर्स 2.0। और ये 1 महीने का कोर्स नहीं है बेटा, ये पूरा पेपर तक आप लोगों के चलने वाला है बैच। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि यार हम बैच को खरीद ले, तो कॉल कीजिए 0124 715 8250 पे।